Like and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. आज हम लोग क्लास 10th में सोशल साइंस विषय के अंतर्गत ज्योग्राफी पाठ्य पुस्तक से वन एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि वन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। वन हमें फ्री का ऑक्सीजन देता है और पूरे धरती पर पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए 33% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में भारत में वनों का जो प्रतिशत है वो 21.23% है। 21.23% भारत में वन पाए जाते हैं, यानी 33.3 से यानी 1/3 भूमि का 1/3% भूमि पर वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत की भूमि पर 21.23% भूमि पर ही भारत में वन पाया जाता है। सबसे अधिक वन वाला प्रदेश 33.3% पर्यावरण के लिए जरूरी है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वनों के क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रतिशत मात्रा यानी वनों का प्रतिशत अंडमान निकोबार में है। अंडमान जो टापू है उस पर, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस पर वनों का प्रतिशत लगभग 96% भूभाग पर वहां वन पाए जाते हैं। अब बात आती है कि बिहार में वनों का क्या स्थिति है। तो बिहार में मात्र 7.1% भूमि पर ही वन पाया जाता है। बिहार में मात्र 7.1% भूमि पर वन पाया जाता है। और बिहार में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है कैमूर है। कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र, बिहार के 38 जिलों में सबसे अधिक वन कैमूर जिला में ही पाया जाता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि पर्यावरण की दृष्टि से 33.3% वन का होना आवश्यक है। 21.23% भारत की भूमि पर वन पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जबकि प्रतिशत के हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन का प्रतिशत ज्यादा है, वहां घना वन है। बिहार में मात्र 7.1% भूमि पर वन पाया जाता है। और बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है कैमूर जिला है। तो इस तरह हम लोग वनों के बारे में जाने। और संविधान की धारा 21, संविधान के अनुच्छेद 21 जो है, 21 का संबंध जो है, संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है वन एवं वन जीवों के संरक्षण से संबंधित। ये संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है 21 धारा का। तो ये हम लोग वन के बारे में कुछ डिटेल्स जाने। अब हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे, वन एवं वानिकी क्या है। वन एवं वानिकी प्रकृति में मिट्टी, भूमि, जलवायु एवं वर्षा के द्वारा अपने आप वनस्पतियों का उग जाना, जिससे पेड़ पौधे घने हो जाते हैं, उसे वन कहा जाता है। जबकि
वानिकी, वानिकी क्या है? मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसे वानिकी कहा जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य लकड़ी के लिए, फलों के लिए पेड़ पौधे को लगाता है, अथवा सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं उसे वानिकी कहा जाता है। वन और वानिकी में अंतर यही है कि वन प्रकृति के द्वारा अपने आप उग जाते हैं, जबकि वानिकी जो है मानव के द्वारा अपने लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है। दूसरा बिंदु हमारा है वनों का महत्व। वन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि वन का काफी महत्व है। ये पर्यावरण के लिए 33.3% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। ये हमें सबसे पहला चीज है कि फ्री का ऑक्सीजन देता है। जीवों को, जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वन जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसका अवशोषण करते हैं। तो ये पहला महत्व हुआ कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन जो हमारे लिए जरूरी है, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा है जड़ी बूटी के रूप में इसका उपयोग। जड़ी बूटी के रूप में हम जान रहे हैं कि जितने भी वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों से बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, और इन जड़ी बूटियों में सिनकोना से कुनैन की छाल होती है, और कुनैन की छाल से ये मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया की दवा बनाई जाती है। उसी तरह दूसरा जो है हिमालय से एक वनस्पति निकाली जाती है जिसको ट्रैक्सोल कहते हैं। और ट्रैक्सोल जो होता है इस रसायन से कैंसर का इलाज होता है। कैंसर का इलाज होता है जो हिमालय में पाया जाता है। हिमालय से ट्रैक्सोल नाम की वनस्पति पाई जाती है जिससे कैंसर का इलाज होता है। उसी तरह एक और वनस्पति पाई जाती है जिसको मॉर्फिन कहते हैं। मॉर्फिन वो अफीम से निकाली जाती है। अफीम से मॉर्फिन निकाली जाती है जो दर्द निवारक दवा बनती है। दर्द निवारक दवाएं बनाई जाती है। इस तरह बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिस जड़ी बूटियों से जो वनों में पाई जाती है और उनसे हमें उपचार के कार्य में लाया जाता है। तीसरा बिंदु हम लोग पढ़े औद्योगिक कार्य में। औद्योगिक कार्य में वनों का महत्व है। जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री है, लकड़ी उद्योग है, तारपीन है, रेशम उद्योग है, ये जितने भी हैं वनों में ही पाए जाते हैं, और वनों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर, वनों से प्राप्त उत्पादों के आधार पर कुछ उद्योग धंधों को चलाया जाता है। जैसे कागज बनाने का उद्योग जो है वो वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह तारपीन है, ये प्लाईवुड इंडस्ट्री है, लकड़ी उद्योग है। तो बहुत सारे उद्योग धंधे भी इन वनों पर आधारित होते हैं। रेलवे के जो स्लीपर पहले बने होते थे, जो रेलवे के पटरियों के नीचे स्लीपर लगाए जाते थे, उसमें भी बड़े बड़े लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते थे, वो जंगलों से काट कर ही लाए जाते थे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। अब हम अगला बिंदु पढ़ेंगे वनों के प्रकार। वनों के प्रकार में वन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कुछ थोड़ा सा इसको
मैं देख लेते हैं लिखा हूं। तो वितरण के अंतर्गत हम लोग दिखाएंगे। तो इसमें भाप में फलों के प्रकार तीसरा बिंदु पढ़ रहे हैं। इसमें पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदाबहार या चिरहरित इसको कहा जाता है, या चिरहरित वन। देखिए ये जो वन होते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है उन भागों में ही ये वन पाए जाते हैं। चिरहरित, चिर मतलब हमेशा हरित मतलब हरा रहने वाले, तो ये वन पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। तो हम जान रहे हैं कि सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय की पहाड़ियां हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक होती है। तो ये हमारा मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। तो इन राज्यों में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ चिरहरित वन पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये जो पश्चिमी तट वाला जो भाग है, पश्चिमी तट वाला जो भाग, यहाँ भी सबसे अधिक पहले मानसून का प्रस्फुटन नहीं होता, सबसे पहले मानसून नहीं आती, पश्चिमी घाट के टकराने के बाद वर्षा करती है। तो यहाँ और यहाँ का जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, यहाँ पर सबसे अधिक चिरहरित प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये चिरहरित वन का क्षेत्र होता है। पूर्वोत्तर के राज्य जितने हैं, पश्चिम बंगाल का भी भाग आता है, इसमें ये चिरहरित वन पाए जाते हैं। और ये सदाबहार होते हैं। इसके जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें सिनकोना, रबड़ और महोगनी होता है। सिनकोना, इसमें सिनकोना पाया जाता है, महोगनी होता है और रबर होता है। रबर यही वृक्ष पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। दूसरा हम लोग जाने उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वन या इसको पर्णपाती भी कहा जाता है। पर्णपाती यानी पत्तियों को गिरा देते हैं, पर्णपाती वन। इनकी विशेषता ये होती है कि बसंत ऋतु आते आते ये जो अपने पेड़ होते हैं, ये वन होते हैं, अपने पेड़ की पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती अथवा पतझड़ वन कहा जाता है। ये जो वन होते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश का भाग और मध्य प्रदेश से तमिलनाडु, गुजरात का ये सब भाग जो है ये आता है आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अथवा पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े रेगिस्तान हो गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स के द्वारा दिखा सकते हैं। इंडेक्स है यहाँ पर जो है ऐसा मरुस्थलीय वन यहाँ पर पाया जाता है। तो ये तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ चुके। तीसरा कटीले वन अथवा मरुस्थलीय वन। कटीले वन, कटीले वन देखिए जहां वर्षा कम होती है वहां पेड़ पौधे जो होते हैं छोटे छोटे प्रकार के होते हैं और उन वनों को ही कटीले वन कहा जाता है। झाड़ियां ज्यादा मिलती है और ये
जो थार का मरुस्थल का भाग है, राजस्थान का, गुजरात का जो भाग है, और इधर जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों में, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पेड़ पाए जाते हैं, कटीले वन। इसमें मुख्य वृक्ष जो होते हैं कैक्टस, कैक्टस कैक्टस होते हैं, नागफनी, नागफनी, इसके बाद ताड़ होते हैं, ताड़ नहीं सुनाते हैं, जो एक और पेड़ है जिसका नाम होता है बबूल होते हैं, खजूर और बबूल, खजूर, खजूर होता है और बबूल का पेड़ होता है, बबूल, बबूल का पेड़ होता है। तो ये कटीले वन के अंतर्गत आते हैं, और ये राजस्थान, गुजरात के भाग, पंजाब का थोड़ा सा भाग आता है, और इधर तेलंगाना का और आंध्रा का कुछ भाग आता है जहां पर ये कटीले वन पाए जाते हैं। इनमें छोटी छोटी झाड़ियां होती है, वृक्ष छोटे होते हैं, कटीले प्रकार के होते हैं, कैक्टस, नागफनी, खजूर, बबूल आदि ये पेड़ इसमें आते हैं। चौथा हमारा है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो होता है ये हिमालय की जो चोटियां हैं, यहां से लेकर और ये भाग, ये पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन का क्षेत्र है। तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो ये हमारा हिमालय में जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है इस पर हमारा पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और इसमें जो मुख्य पेड़ होता है वो देवदार होता है, देवदार। देवदार का आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं जानते हो तो हवन सामग्री के रूप में सकी को कहते हैं, उसी को देवदार कहा जाता है। वो इन्हीं जंगलों में हिमालय के पर्वतीय ऊंची चोटियों पर ही पाए जाते हैं। देवदार है, चीड़ है, चीड़ आता है, चेस्टनट आता है, चेस्टनट। तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं ऊंची बर्फीली चोटियों पर पाए जाते हैं। अगला है हमारा मैंग्रोवा वन, पांचवा है मैंग्रोवा वन या सुंदरी उसको भी कहा जाता है। पांचवा जो मैंग्रोवा वन, ये मैंग्रोवा वन जो है ये जो तलहटी भाग है यहीं पर मैंग्रोवा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जो है तटीय भाग में जहां नदियों के ज्वार का पानी आता है, नदी जो गिरती है, गंगा नदी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियां जहां आकर अपना डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टाई क्षेत्रों में जहां अपने जो मिट्टी है, मिट्टी को समुद्र में गिराकर वहां टापू का निर्माण करती है, उन्हीं टापुओं पर मैंग्रोवा वन पाया जाता है। इसको डेल्टाई वन भी कहा जाता है, डेल्टाई वन, क्योंकि डेल्टा वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। गंगा नदी गिरती है, गंगा सवार ये समुद्र में गिरती है, महानदी उड़ीसा से निकल कर गिरती है, ये आपको गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकल कर गिरती है, कृष्णा नदी गिरती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, और कावेरी नदी जो है ये भी गिरती है। तो यहाँ गिरने के बाद अपने मिट्टी जहां जमा करते हैं वहां डेल्टा का निर्माण होता है, और डेल्टा वाले भाग में मैंग्रोवा नाम की वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोवा वनस्पति की खास विशेषता होती है कि इनकी जड़ें सदैव पानी में डूबी रहती है। तो इस तरह हम लोग भारत के वनों के बारे में जाने, इसको हम लोग मरुस्थलीय वन कहेंगे, कटीले वन, कटीले लिख सकते हैं, कटीले वन है। ये जो पर्वतीय वन है,
ये पतझड़ है, पतझड़ वन है, और ये इसको कहते हैं सदाबहार, सदाबहार वन, सदाबहार वन ये भी है और ये भी सदाबहार है, सदाबहार। और ये जो है इसको हम लोग सुंदरी वन, मैनग्रोवा वन या डेल्टाई वन, मैनग्रोवा वनस्पति, मैनग्रोवा वन या डेल्टाई वन भी कहा जाता है। तो हम लोग भारत में वनों का वितरण देखें कि किस किस प्रकार के वन और कहां कहां पाए जाते हैं। अगला हम लोग बिंदु देखें घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। घनत्व के आधार पर वनों को कई वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन जो है पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। सबसे सघन घना वन ये जो पूर्वोत्तर राज्य है इसको छोड़कर, तो इन राज्यों में सबसे सघन वन पाया जाता है। जहां वनस्पतियां घनी घनी होती है तो उसको सघन वन कहा जाता है। दूसरा है सघन वन के बाद है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन सघन वन अत्यंत सघन वन जो होते हैं। इसके बाद में सघन वन आता है खुले वन। कर्नाटक और तमिलनाडु के जो क्षेत्र होते हैं, ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में जो है खुले वन पाए जाते हैं, खुले वन होते हैं। इसके बाद आपको आता है झाड़ियां और मैंग्रोव वन। झाड़ियां सबसे ज्यादा झाड़ियां जो है पंजाब के कुछ भागों में, इसके बाद राजस्थान और गुजरात तथा तेलंगाना के भागों में झाड़ियां पाई जाती है। इसके बाद मैंग्रोव के बारे में आपको बताया गया कि मैंग्रोव जो होती है वो तटीय भागों में ज्यादा वनस्पति पाई जाती है। तो इस आधार पर, घनत्व के आधार पर इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सघन वन, अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियां और मैंग्रोव की वनस्पतियां। अब हम लोग चलते हैं प्रशासकीय आधार पर, इसको मिटा देते हैं। प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण इसमें है, पहला जानेंगे आरक्षित वन। आरक्षित वन, इसके बाद है संरक्षित वन, आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है खुले वन। रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत भी कहते हैं इसको, या खुले वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वैसे वन जिसमें लकड़ी कटना एवं पशु चारण दोनों पर प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन में सरकार की दृष्टि से प्रशासन के आधार पर वनों को बांटे हैं, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आरक्षित वन है, इसके अंतर्गत पशु चारण एवं लकड़ी कटना दोनों पर प्रतिबंध होता है। रक्षित वन, इसमें जिसको लाइसेंस प्राप्त होता है या कुछ समझौता के आधार पर पशु चारण और लकड़ी को काट सकते हैं, उसको रक्षित वन कहा जाता है। और अवर्गीकृत वन वैसे वन जिसमें लकड़ी काटने एवं पशु चारण करने के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इस तरह हम लोग प्रशासकीय दृष्टि से
जाने वनों का आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। घनत्व के आधार पर हम लोगों को हो गया वनों का वर्गीकरण और प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग चलते हैं वन विनाश के कारण। वन विनाश के कारण, वनों का क्यों विनाश हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो वन विनाश के कारण है, सबसे पहला जो चीज है, मनुष्य अपने लाभ के लिए लकड़ियों को काट रहा है और इसमें है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, इसको झूम कृषि के भी नाम से जाना जाता है। ये आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है और इसमें क्या होता है कि ये आदिवासी लोग करते क्या है कि जब एक भूमि के टुकड़े पर जंगलों को काट कर खेती करते हैं और वहां 2-4 साल खेती करने के बाद वहां की जो भूमि जो है अनउर्वरक हो जाती है, तो वहां से दूसरे जगह के जंगलों को काटकर अपना खेती करना शुरू कर देते हैं। इस तरह धीरे धीरे जंगलों का विनाश होना शुरू हो जाता है। इसको स्थानांतरित कृषि अथवा इसको झूम कृषि के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा बिंदु है खनन कार्य। पृथ्वी के तल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज, कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट इत्यादि जो खनिज जो है सबसे अधिक पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। और पठारी प्रदेशों में वहां जो है अपने आप वनस्पतियां हो गई है, तो उन जब खनिज कार्य करने के लिए, खनिजों को खनन करने के लिए वहां की वनस्पतियों को काट दिया जाता है, जिससे वनों का विनाश हो रहा है। अगला हमारा बिंदु है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास उद्योग धंधों के विकास करने के लिए वनस्पतियों को काट दिया जाता है। ज्यादा जो है पठारी प्रदेशों में उद्योगों को बैठाया जाता है, जहाँ कृषि कार्य नहीं होता है वहां पेड़ पौधे होते हैं और उन पेड़ पौधों को उद्योग धंधों को बैठाने के लिए काट दिया जाता है, जिससे वनों का विनाश हो रहा है। अगला हमारा बिंदु है नगरीकरण। शहरों के विकास के कारण शहर के अगल बगल के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, महंगी जमीन होने के कारण वहां लोग अपने निवास बनाने के लिए एवं रोजगार, व्यवसाय, उत्पादन करने के लिए अगल बगल के जितने पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं, जिसका वनों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण नगरीकरण भी है। यहाँ भी देखा जाता है कि लोग अपने घर और मकान रोड के किनारे बनाने के लिए वहां लगे पेड़ पौधे को अकस्मात काट देते हैं, जिससे वनों का विकास होता है। अगला है पशुचारण। जंगलों में बहुत सारे लोग पशुओं को चराते हैं, जिससे पशु जो होते हैं नए नए पौधे जो उगाते हैं उनको तोड़कर बर्बाद कर देते हैं, अथवा जो पशु चराने वाले लोग होते हैं वो पेड़ों को अकस्मात कुल्हाड़ियों से काट कर बर्बाद कर देते हैं, जिससे वनों का विनाश होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक और कारण है, अन्य कारण में रखते हैं, अन्य कारण भी है। अन्य कारण में देखते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण भी पेड़ पौधे अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में, जहां पर तूफान आया और तूफान के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं उखड़ गए। ये भी वन विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण है।
इसके साथ रेल, सड़क, रेल बनाने के लिए सड़क, दूरसंचार आदि कार्यों के लिए भी वनों का लोग विनाश कर रहे हैं। तो ये वन विनाश के कारण हुआ। अब अगला हम लोग पॉइंट वन विनाश का कारण हो गया। अब वनों में रहने वाले जीव जंतु के बारे में जाने। वनों में रहने वाले जीव जंतु, वनों में रहने वाले जीव जंतु, तो वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को कई भागों में बांटा गया है। इसके बारे में कुछ जाने। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि वनों में रहने वाले जीव जंतुओं में 5 भागों में बांटते हैं। मांसाहारी, पहला है हमारा मांसाहारी। दूसरा है उतरने वाले जीव। चौथा है रेंगने वाले जीव। तो मांसाहारी, शाकाहारी, उतरने वाले जीव, रेंगने वाले जीव और एक उभयचर आते हैं। उभयचर जीव, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। मांसाहारी वैसे जीव जो मांस का भक्षण करते हैं और जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो इनमें है, बाघ का नाम जानते होंगे, शेर है, चीता है, भालू है, लोमड़ी है। ये जो जीव होते हैं मांस खाते हैं। जंगलों में रहने वाले जीवों का ये लोग मांस खाते हैं और इनका भोजन मांस पर ही, मांस भक्षण कर ये जीवन जीते हैं। तो इनको मांसाहारी कहा जाता है। शाकाहारी कुछ ऐसे भी जंगलों में रहते जीव जंतु रहते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, बल्कि उनका भोजन जो होता है वनस्पतियां ही होती है। इसके अंतर्गत आते हैं हिरण। हिरण का नाम आप लोग जरूर जानते होंगे। तो शाकाहारी के अंदर है हिरण है, हाथी, भेड़ा, हिरण और नीलगाय है। हाथी भी है, हाथी आती है इसके अंतर्गत। हिरण आता है, नीलगाय आती है। नीलगाय तो आप लोग देखे हैं। हाथी, भेड़ा, नीलगाय। इसमें होता है बाघ, शेर का नाम आप लोग जानते हैं, लोमड़ी, चीता। बाघ, शेर, लोमड़ी, चीता, भालू, ये आते हैं। अब कुतरने वाले जीव को बाद गिलहरी को जरूर देखे होंगे आप। तो गिलहरी जो होती है वो फलों को क्या करती है, कुतरती है। गिलहरी है, बंदर भी क्या करते हैं, कुतरते हैं। गिलहरी और बंदर तो ऐसे जीव हैं जो पेड़ के जो फल होते हैं उनको कुतर कर खाते हैं। उनको कुतरने वाले जीव के अंतर्गत रखा जाता है। रेंगने वाले जीव में सांप का नाम आप लोग सुने होंगे। सांप है, छिपकली है, सांप है। ये सब जो जीव होते हैं ये रेंगने वाले जीव होते हैं। इसके बाद उभयचर आते हैं। उभयचर में वैसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर जीवित रह सके वैसे प्राणियों को एम्फीबियन अथवा उभयचर जीव कहा जाता है। इसके अंतर्गत कछुआ का नाम सुने होंगे आप लोग। कछुआ, मेढक, ये जो जीव होते हैं ये जल में भी जीवित रह सकते हैं और स्थल में भी जीवित रह सकते हैं। मगर। तो इस तरह हम लोग वनों में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानकारी हासिल किए। भारत जो है अपना इन जीवों को
राष्ट्रीय जीव के रूप में ही बनाया है। तो राष्ट्रीय जीव, ये बाघ जो है हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु। बाघ को क्या बनाया गया है, याद कीजिएगा, बाघ को राष्ट्रीय पशु, और मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी। और डॉल्फिन जो एक जीव है उसको जलीय जीव, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया है। तो ये हम लोग जाने, बाघ को राष्ट्रीय पशु, मोर को राष्ट्रीय पक्षी और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भारत सरकार के द्वारा माना है। तो जीवों का महत्व के बारे में जाने, जीवों के, वन जीवों के, वनों में रहने वाले जीव जंतु। 7वां पॉइंट पढ़े। अब वन जीवों के ह्रास के कारण, ये 8वां पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। वन जीवों के ह्रास के कारण। वन में जीवों की संख्या क्यों घट रही है, तो इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले कि वनों का विनाश हो रहा है, वन को जो धीरे धीरे जो काट रहे हैं लोग, प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण। इसमें जो पहला पॉइंट हम लेंगे, प्राकृतिक जो आवास है, और अतिक्रमण हो रहा है। प्राकृतिक आवास, अब जैसे जो भी जीव हैं अपने रहने के लिए प्रकृति के अनुसार अपना आवास बनाए हैं। अब जैसे बंदर जो पेड़ों पर रहते हैं, अब वो पेड़ों को काट दिए तो फिर कहाँ रहेंगे, पूरे जंगल को साफ कर दीजिएगा तो फिर हाथी बाघ से कहाँ रहेंगे। तो इनके जो आवास हैं उन आवासों पर अतिक्रमण हो रहा है, और अतिक्रमण के कारण वन जीवों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। अब पक्षी है, पक्षी जो झील में आते हैं, जहां पानी होती है वहां आते हैं, और पानी को सूख जाएगा तो फिर पक्षी आना अपना बंद कर देंगे। तो उनका जो आवास होता है उस पर अतिक्रमण जो है ये वन जीवों का ह्रास का कारण है। दूसरा है पेड़ पौधों की कटाई, पेड़ पौधों का विनाश। जो वन जीव होते हैं ज्यादा जंगलों में ही रहते हैं, और जंगल में पेड़ पौधे हैं। मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, खेती करने के उद्देश्य से या औद्योगिक विकास से, प्लाईवुड बनाने के लिए, या कई कारणों से जिनको को आर्थिक लाभ होता है उस उद्देश्य से पेड़ों को काटना शुरू किया, जिससे उसमें रहने वाले जीव धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, और ये वनों का जो है विनाश का कारण बनते जा रहा है। अगला है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या, जंगलों में जो आग लग जाती है, उस आग लगने के कारण बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जिसके चलते जंगलों में रहने वाले जीव जंतु जो है वो मर जाते हैं। अगला पानी में जो प्रदूषित होता है, जल के प्रदूषण के चलते भी जो जलीय जीव होते हैं उनका ह्रास हो जाता है। तो ये प्रदूषण की भी समस्या एक बहुत जटिल समस्या है, जिससे जो जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं उनको एक बीमारी आ जाती है, और बीमारी के चलते उनका जीवों का धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो जाता है। अपने आर्थिक लाभ के लिए विनाश, आर्थिक लाभ के लिए वनों का विनाश, आर्थिक लाभ के लिए वनों का विनाश। मनुष्य जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए लकड़ियों को जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता है, और उनका विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाकर
बाजार में सेलिंग करता है, जैसे हमारे कुर्सी, बेंच, टेबल, इसके बाद दरवाजे जितने भी होते हैं या मकान में जो टिम्बर लगे होते हैं, रेलवे के नीचे के जो स्लीपर लगे होते हैं, ये लकड़ियों के बने होते हैं और ये आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ये धीरे धीरे वनों का ह्रास हो रहा है, जिससे जीव उसमें जो है उनका घट रहे हैं। इसके बाद शिकार, अवैध शिकार। अवैध शिकार देख रहे हैं कि लोग जंगलों में पाए जाने वाले पशुओं का, जैसे हिरण है, काला हिरण जो हमारे यहाँ विलुप्त होते जा रहा है, तो उसका जो शिकार करते हैं, जिससे उन जीवों का प्रजनन जो जीव है वो संकट में बनते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे उनका ह्रास होते जा रहा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शिकार करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, मार देते हैं। तो ये हम लोग जान गए कि जीव के ह्रास, वन जीवों के ह्रास के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। नौवां हमारा बिंदु है रेड डाटा बुक और हिमालय हो क्या है। रेड डाटा बुक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेड डाटा बुक क्या है। देखिए, रेड डाटा बुक जो है एक तरह का पुस्तक ही है और इसके अंतर्गत विलुप्त प्रजातियां, जो धरती पर से जितनी भी प्रजातियां विलुप्त हो रही वनस्पतियों का अथवा जंतुओं का, उन विलुप्त प्रजातियों का संग्रह ही रेड डाटा बुक कहलाता है। तो समझ गए कि रेड डाटा बुक क्या है। धरती पर से विलुप्त प्राणियों के प्रजातियों का संग्रह रेड डाटा बुक कहलाता है। इसके बाद आता है हिमालय क्या है। हिमालय क्या है। हिमालय की ऊंची शिखरों पर यौ नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, जिनकी जड़ों से ट्रैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। वही ट्रैक्सोल जो होता है वर्तमान समय में कैंसर के इलाज के लिए उपयोग होता है, उसी को हिमालय कहा जाता है। हिमालय समझिए फिर से। हिमालय में पाए जाने वाले यौ नाम की वनस्पति की जड़ों से ट्रैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिनसे हमारे यहाँ कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पहुंच गए रेड डाटा बुक हिमालय। चिपको आंदोलन इससे संबंधित है। चिपको आंदोलन क्या है, आता है कभी भी, हिमालय भी आता है, इसको एकदम कंठस्थ करिए। चिपको आंदोलन देखिए, ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग क्या जाने कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। इसमें जो है वहां की महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी और वहां के जो ठेकेदार होते थे उनको पेड़ नहीं काटने देती थी। उसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला है जैव अपहरण। जैव अपहरण क्या है। जैव अपहरण देखिए, जैव अपहरण का अर्थ होता है कि ये जीनेटिक से संबंधित है। जीन, इसमें जीन से संबंधित है। आनुवांशिक गुणों का हेरा फेरी करना, आनुवांशिक गुणों का हेरा फेरी करना जैव अपहरण कहलाता है। इसके अंतर्गत एक वनस्पतियों के गुणों का दूसरे वनस्पतियों में अंतरण किया जाता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटरकोर्स, जैसे एक जीव के जीन का दूसरे जीव में अंतरण करना जैव अपहरण कहलाता है। इसको एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटरकोर्स के द्वारा
एक जीव को दूसरे जीव में समाहित किया जाता है, जिसको जैव अपहरण कहा जाता है। जितने भी नए नए बीज आते हैं वो जैव अपहरण के द्वारा ही उनको संशोधित किया जाता है। तो ये हम लोग जैव अपहरण के भी बारे में जान गए। रेड डाटा बुक क्या है, हिमालय और क्या है, चिपको आंदोलन और जैव अपहरण। अब हम लोग जाने वन जीवों के संरक्षित क्षेत्र। वन जीवों के संरक्षित क्षेत्र। देखिए वन में जो जीव रहते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। इसमें आपको पहला है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये जो होता है सरकार द्वारा उनका प्रतिबंधित होता है। इसमें कुछ नियमों और सिद्धांतों के आधार पर इसमें परिभ्रमण कर सकते हैं। जैसे हमारा आप लोग गए होंगे पटना में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग चिड़ियाखाना के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूर्णतः एक घेरा के अंतर्गत बना हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को रखा जाता है, जिसको संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ये पूरा प्रोटेक्टेड होता है सरकार के द्वारा, उसको राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आप लोग देखे होंगे पटना चिड़ियाखाना में, तो इसी को राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अभयारण्य। अभयारण्य के अंतर्गत जो होता है इसमें जो है कोई बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन विशेष क्षेत्र होता है जहां पर जो जीव है विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इसमें व्यक्ति आ जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है और आप घूम फिर सकते हैं इसके अंतर्गत। ये जो क्षेत्र होता है विशाल क्षेत्र होता है और उसी को अभयारण्य कहा जाता है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जैसे इसमें कांवर झील पक्षी विहार है बेगूसराय का, और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान जो बेगूसराय जिला में, बिहार के बेगूसराय में कांवर पक्षी विहार है। कांवर पक्षी विहार और एक फिर है दरभंगा का कुशेश्वर स्थान है। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान है। या भरतपुर का, राजस्थान में एक भरतपुर है, वहां का पक्षी विहार, प्रवासी पक्षियों का एक जगह है जहां पर प्रवासी पक्षी जो है आते हैं। तो ये अभयारण्य इनको कहा जाता है। बहुत और सारे अभयारण्य है, नंदनकानन, कांधा किसली, बहुत सारे कार्बेट नेशनल। तो ये जो अभयारण्य है जिन पे राष्ट्रीय उद्यान के को अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और अगला है जैवमंडल। ये जैवमंडल जो होता है इस किसी खास प्रजाति के जीवों के लिए बनाया जाता है। जैसे बाघ के लिए अलग होता है, गिर जैवमंडल शेर के लिए है, हाथी के लिए अलग है, इसके बाद गेड़ा के लिए अलग है, चीता के लिए अलग है। ये विशेष प्रजाति के जीवों के लिए जो बनाया जाता है उसको जैवमंडल कहा जाता है। जैसा सुंदरवन का है, पंचमढ़ी है, सुंदरवन का है, नीलगिरी है। तो ये इसको पंचमढ़ी, सुंदरवन, नीलगिरी, ये जो होता है ये विशेष प्रकार के एक ही प्रजाति के जीवों को इसमें रखा जाता है, जिसको जैवमंडल कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों का ये वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के लिए धन्यवाद।